तुमने माधोपुर जेल के भीतर दो कैदी आपस में लड़ रहे थे। की बात तू मत कर। समय रात का था। एक पहरेदार कब से इनका झगड़ा सुन रहा था और इसीलिए सो नहीं पा रहा था। दोनों की आवाजें बढ़ने लगी तो पहरेदार परेशान होकर अपनी जगह से चिल्लाया, मैं तुझसे बड़ा हूँ। देखो ए तुम चामाइला हैं? क्या रे तुम लोगों का कटकट है? तुम दोनों का तमाशा अभी बंद करो, वरना मैं अभी के अभी जेलर साहब को बुलाएगा, समझा क्या? फिर जो होगा ना उसकी गारंटी में नहीं देगा। अभी मुंह से एक आवाज नहीं निकलने का, समझा? चायला यांचा रात्री झोपायला पण देत नाहीत। पहरेदार की आवाज सुनते ही दोनों कैदियों ने अपनी आवाजें कम की, लेकिन उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। पहरेदार की वार्निंग के बावजूद दोनों दबी आवाज में झगड़ने लगे। अरे आप मुझे मत सिखाइए, अगर मैं नहीं होता ना तो डकैती कामयाब ही नहीं होती। मैंने खबर लाई इसीलिए हमारे हाथ इतना सारा माल लगा था। अबे चुप कर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गलत खबर पर डाका नहीं डाला था। खबर इतनी ही पक्की थी तो वो सेठ ऐन मौके पर वहां कैसे पहुंच गया? किसी का आना जाना काबू करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन आप बताओ, आप तो बड़े हैं ना, है कि नहीं? सेठ को बांधकर माल लेके वहां से चले जाते, उसे मारने की क्या जरूरत थी? पुलिस आने पर हमारा हुलिया बता देता तो क्या गजब होता हैं? उसे मारना जरूरी था और तुम तो उसे भी नहीं मार सके। तुम्हें तो चाकू चलाना तक नहीं आता। इतना था ना तो खुद चाकू मारते, मैं आपकी जगह उसे कसकर पकड़ता। अबे ओए, उसे मैंने ही मारा है, ये भूल मत। मैं अगर छुरे से सेठ का पेट न फाड़ता ना तो वो कभी नहीं मरता। उसी वजह से हम यहाँ आज कैद हैं। ना उसे मारते, ना डकैती जाहिर होती और ना हम अंदर आते। ए लखन, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। तुमने डकैती का माल सुनार को बेचा और हम पकड़े गए। हमारे यहाँ होने की वजह तुम हो, मैं नहीं, समझे? मंगल सिंह चाहे मुखिया था, पर उसका इस तरह गला पकड़कर बात करना लखन को रास नहीं आया। उसने मंगल सिंह के हाथ झटक दिए तो मंगल सिंह जमीन पर गिर गया। तिल बिलाकर मंगल सिंह उठा और उसने लखन को मारना शुरू किया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। तुमने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत की बात तू मत कर, मैं तुझसे बड़ा हूं। देखो। ये देखकर पहरेदार के होश उड़ गए। आखिर खून के इल्जाम में कैद हुए कैदी आपस में लड़ रहे थे। वो अपनी जगह से उठ भागा। अरे तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट, बच्चा है तू, अभी बच्चा। इस मंगल के हाथ अभी तक फौलाद है। अरे तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। मंगल लखन, तुम लोग को अभी मैं नहीं छोड़ेगा। चलो दूर करो इनको, दूर हो जाओ। चलो चलो, चल दरवाजा खोल जल्दी, चल। मंगल लखन, हटो दोनों, हटो। अरे छोड़ो। पहरेदार ने दरवाजा खोला और दोनों लखन और मंगल सिंह को दूर करने लगे, लेकिन दोनों के सिर पर खून सवार था। दोनों मानो एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से जेलर दोनों को अलग कर पाया। कन्हैया, वो नीचे वाली कोठरी खोल दे, डाल दे इस मंगल को वहां। 3 दिन अंधेरे में रहेगा ना, हाथ पांव हिला नहीं पाएगा ना, तब अकल आएगी ठिकाने इसकी। अरे साहब, मुझे किस लिए? इसे भी भेजो वहां, झगड़ा इसी ने शुरू किया था। तू चुप बैठ, बोला ना चुप बैठ, तेरे को आवाज नहीं निकालने का। देख क्या रहा है, चल लेके जा उसको। सजा के तौर पर मंगल को जेल के नीचे मौजूद अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उस संकरी जगह में बड़े बड़े मगरूर कैदी मोम जैसे बन जाते थे। जेलर को यकीन था 3 दिन वहां रहने पर मंगल भी शांत हो जाएगा। रात का समय था और सारा जेल बड़े सुकून से सो रहा था। अचानक लखन की कोठरी ठंडी पड़ने लगी। ये अचानक
ठंड कैसे पड़ गई? अरे अरे कोई है? एक कंबल देना भाई, बहुत ठंड है। कोई है? कोई क्यों, मैं हूं ना। आपको यहाँ किसने भेजा? तेरे काल ने। इतना कहकर मंगल सिंह लखन पर झपट पड़ा। उसने बड़ी बेरहमी से लखन को फर्श पर गिराया और उसका गला दबाने लगा। एक हाथ से गला दबाकर दूसरे हाथ से वो लखन के पेट में मुक्के मार रहा था। लखन छटपटाया, लेकिन मंगल की ताकत के आगे उसकी एक न चली। आवाज सुनकर एक सेंट्री दौड़ा चला आया। उसे दिखाई दिया कि लखन फर्श पर अजीब ढंग से पड़ा है। मंगल ने मुझ पर हमला किया। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे बेरहमी से पीट दिया साहब। बहुत दर्द हो रहा साहब, मुझे बचाइए। उसने मुझे बचाइए। लखन को बड़ी सावधानी और चुपके से जेल के आहत में दफनाया गया। जेलर तुरंत नीचे मंगल सिंह की कोठरी की दिशा में गया। लखन कहाँ गया? अंदर चल, सब बताता हूं तेरे को। चल अंदर। लखन कहाँ गया ये पूछता है मेरे को? हैं? तू नहीं मारा ना अभी उसको? क्या साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये देख, मरते हुए उसने मेरे को सब कुछ बताया। उसने बयान दिया मेरे को। तूने ही उसे चोट पहुंचाकर और गला दबाकर मारने की कोशिश की, बराबर ना? हाँ? अंदरूनी जख्मों के कारण उसकी मौत हो गई। जेल का डॉक्टर भी यहाँ आया था, उसने भी सभी बातों की पुष्टि की। तूने ठीक नहीं किया मंगल, तेरे को अभी सजा होएगा। साहब, मैं कैसे मार सकता हूं उसको? मैं तो नीचे बंद था, आपने ही बंद किया था ना मुझे। अरे बाबा, जानता हूं, सब जानता हूं, पर बाहर लोगों को क्या जवाब दूंगा? हिरासत में लखन की मौत हुई, ये बाहर पता चला तो यहाँ अपनी नौकरी जाएगी ना। वैसे भी तू खून करके अंदर ही आया है, तेरे सिर पर एक और खून होगा, क्या फर्क पड़ता है उसमें? अब वो कैसे मर गया ये अजीब बात है, पर हमें क्या? चल रे कन्हैया, इसको डाल अंदर। साहब मेरी बात सुनिए साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। साहब ये ठंड, साहब ये बहुत ठंड लग रही है। जेलर और पहरेदार को जाकर बहुत समय हो गया। मंगल वही सोच रहा था कि ये क्या गजब हो गया। तभी अचानक मंगल को बड़ी तेज ठंड लगने लगी, मानो जेल की एक कोठरी बर्फ की बनी हो। और आओ मंगल, तुम्हारा ही इंतजार था। सेठ, तुम लखन, तू साहब, बचाइए, बचा लीजिए मुझे। मैं भी कुछ ऐसे ही चिल्ला रहा था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे बेरहमी से मार डाला। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है लखन। डर के मारे मंगल की आंखों से आंसू आने लगे। हाथ जोड़कर वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। लखन ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और पिशाच रूपी सेठ ने अपने तेज नाखून मंगल के पेट में लगा दिए। चिल्ला नहीं, और चिल्ला। मैं भी ऐसे ही चिल्लाया था। बचाइए। धीरे धीरे करके पिशाच अपने नाखूनों से मंगल का पेट फाड़ता रहा। मंगल अचेतन होने तक मंगल की आंखों में मरते समय बस खौफ था। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कहानी की रोचकता को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार कुछ घटनाओं में जोड़ा तोड़ की गई है। मंगलवार देर रात
पुलिस की जीप बुलंदशहर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बल्लू उर्फ अदनान जीप से उतरा। उसके हाथ बंधे हुए थे। 28 साल का बल्लू अभी भी चरस के नशे में लग रहा था। पुलिस उसे अपने साथ अंदर ले गई। उसे कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था, मगर उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही पछतावा। क्या नाम है तेरा? बल्लू। क्यों मर्डर किया तूने? कुछ नहीं, मोहब्बत में धोखा दे रही थी इसलिए मार दिया। मोहब्बत या दोस्ती में कोई भी धोखा दे तो उसे मार दूंगा। दोस्त धोखा दे तो उसे भी मार दूंगा। कैसा धोखा? पिछले 2.5 साल से मेरी कमाई खा रही थी, उसके बाद वो किसी और से प्यार करने लगी थी। किससे सीखा है ये सब? इस सवाल पर वो हत्यारा हंसते हुए बोला, बल्लू, खलनायक पिक्चर, उस हीरो का फैन हूं सर मैं। उसके काले दांत और बेखौफ अंदाज से पता लग रहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार था। खैर, इस तरह के अपराध से पुलिस का अक्सर सामना होता रहता है, मगर इस अपराध से खतरनाक था बल्लू नाम के इस साइको किलर की मानसिकता। उसे इस अपराध का ना तो पछतावा था और ना ही शर्म। पुलिस के साथ साथ इस सभ्य समाज के सामने भी बल्लू एक काले धब्बे जैसा सवाल बनकर उभर आया था। वारदात बल्लू के गिरफ्तार होने के कई घंटे पहले हुई थी। 11 जून 2024, दिन मंगलवार, शाम के तकरीबन 5:15 बजे बुलंदशहर के एक कब्रिस्तान में लगभग 28 साल का बल्लू अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड आसमा के साथ पहुंचा। दोनों बात करने के लिए अक्सर यही जगह चुनते थे। आसमा उसके अलावा किससे बात करती थी? वो उसे धोखा क्यों दे रही थी? या वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ क्यों नहीं रहने आती? कई सारे सवाल थे बल्लू के, जिस पर आसमा ज्यादातर सवालों पर खामोश हो गई थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो अपने 2 बच्चों और पति को नहीं छोड़ सकती। बेहतर होगा वो अब उसका पीछा छोड़ दे। मगर ये सारी बातें आसमा को बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। बल्लू नशे में था और उसे उसके सवालों के मनपसंद जवाब नहीं मिल रहे थे। चरस के नशे में बौखलाए बल्लू ने अपनी कमर में छिपे हुए एक खंजर को बाहर निकाला और बोला, इसका मतलब तू मुझे धोखा देना चाहती है? धोखेबाजी का तो एक ही अंजाम है और वो है मौत। आसमा जब तक कुछ समझ पाती, बल्लू ने तेज धार चाकू उसके गले पर फेर दिया। आसमा के गले से खून का फौहारा फूट पड़ा, जिसके कुछ छींटे बल्लू के चेहरे पर पड़े। बल्लू एक सन की वहसी दरिंदा बन चुका था। उस नजारे को आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा बीन बनकर देख रहे थे। दुबला पतला और चरस के नशे में धुत बल्लू को पकड़ने की हिम्मत किसी में ना थी। लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर बल्लू वहां से फरार हो गया। उस भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही देर में मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी थी। लोग आसमा की लाश को घेर कर खड़े थे। घटना लोकल थी तो लोग बल्लू और आसमा को पहचानते थे। पुलिस ने वहां मौजूद एविडेंस कलेक्ट करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर लोगों के जरिए उन्हें बल्लू और आसमा के घर का पता मिल गया। पुलिस ने बिना देरी किए सीधे बल्लू के घर पर छापा मारा। उधर बल्लू नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद अपनी गली में ही टहल रहा था। उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया, जहां उसने बड़ी शान से पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उधर कुछ लोकल रिपोर्टर्स आसमा के मोहल्ले में थे। बल्लू और आसमा की असल कहानी कवर करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों से पूछताछ के दौरान रिपोर्टर्स को पता लगा कि बल्लू एक नशेड़ी शख्स था। उसने खुद 2 शादियां की थी और अपनी दोनों बीवियों को छोड़ चुका था। बल्लू और आसमा के रिश्ते के बारे में सभी को पता था। वो आए दिन नशा करके आसमा से मिलने आया करता था।
दोनों अक्सर बाजार या उस कब्रिस्तान के आसपास घूमते नजर आते थे। बल्लू और आसमा दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, मगर शायद अपने रिश्ते से खुश नहीं थे। शुरू में तो सब कुछ चोरी छिपे और कायदे में ही था, मगर बल्लू के ज्यादा नशा करने के कारण आसमा बाद में उससे कतराने लगी थी और बल्लू के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। अब बल्लू आए दिन यहाँ यानी उसके घर आकर हंगामा करने लगा। फिर आज उसके दिमाग में ना जाने कैसा ख्याल आया, उसने आसमा का मर्डर कर दिया। मोहल्ले वालों को जितना पता था वो उसे अपने हिसाब से बता रहे थे, मगर बल्लू जो कि साइको किलर बन चुका था, असली सच या तो उसे पता था या फिर आसमा जो कि उसके पागलपन का शिकार हो चुकी थी। मगर अभी कुछ और भी लोग थे जिन्हें इस घटना का दूसरा पहलू भी मालूम था। मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में था, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, मगर पुलिस के सामने अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि बल्लू ने आखिर इतना खतरनाक कदम कैसे और क्यों उठाया। बल्लू पुलिस की कस्टडी में था, जहां उससे पूछताछ जारी थी, और उधर पुलिस की एक टीम आसमा के घर पहुंच चुकी थी इस मामले की तह से तहकीकात करने। एक छोटा 2 कमरे का मकान जहां आसमा, उसके 2 बच्चे और उसका पति रहता था। पुलिस इस पूरी घटना को आसमा के पति के नजरिए से समझना चाहती थी। सीधा साधा और कम बोलने वाला आसमा का पति दुबला पतला छोटे कद का सांवला सा शख्स था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। तुम्हारी और आसमा की शादी को कितना वक्त हो गया? यही कोई 4 साल हुए होंगे साहब। तुम्हारी पत्नी और बल्लू की प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई? कुछ देर तक आसमा का पति खामोश रहा। फिर उसने बताया कि उसकी और आसमा की शादी के बाद उन दोनों ने रहने के लिए एक घर किराए पर लिया। उसी घर के बगल बल्लू उर्फ अदनान अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था। अपनी पहली बीवी को वो पहले ही छोड़ चुका था। पड़ोसी होने के कारण अपनी जान पहचान हो गई थी। आसमा अक्सर उसके घर जाया करती थी। बल्लू और उसकी बीवी भी उसके घर आते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ मोहल्ले भर में ये खबर फैलने लगी कि मेरी बीवी आसमा और बल्लू के बीच में कुछ है। शुरू में तो मैंने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने कई बार अपनी बीवी को बल्लू के साथ बाहर घूमते देखा तो मैंने आसमा से इस बारे में पूछा, जिस पर हम दोनों में काफी झगड़ा हुआ। मैं मजदूरी करने वाला आदमी था तो आसमा और बल्लू पर कब तक नजर रखता। दोनों के बीच संबंध थे और मुझे इस बारे में पता भी था, लेकिन मैं जब भी इसका विरोध करने की कोशिश करता तो बल्लू मुझसे झगड़ा करता और जान से मारने की धमकी देता। मैंने आसमा को भी समझाने की कोशिश की, मगर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बल्लू ने उसे मोबाइल दिया था और पैसे भी देता था। ये भी एक वजह थी दोनों के रिश्ते की। आखिरकार इन सारी बातों से तंग आकर मैंने वो पुराना घर छोड़ दिया। आसमा और 2 बच्चों के साथ दूसरे मोहल्ले में रहने लगा, मगर बल्लू ने वहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आए दिन नशे की हालत में आता, आसमा से झगड़ता और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता। आखिरकार आसमा भी इन सारी बातों से तंग आ गई थी और बल्लू से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मंगलवार के दिन आसमा इस बात का फैसला उसकी माँ से करने उसके घर के लिए निकली और उसके साथ बल्लू भी था। अब आगे की कहानी में क्या हुआ वो तो आप सबको पता है। आसमा के पति का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया था और पुलिस को सारी कहानी भी समझ आ गई थी, मगर सवाल अभी भी यही था कि ऐसी मानसिकता लोगों में आखिर कहां से पनप रही थी। प्यार खतरनाक हो सकता है, विशेषकर जब यह हिंसा और धमकियों में बदल जाए। अगर कोई महिला इस स्थिति का सामना कर रही है तो उसे तुरंत मदद लेनी चाहिए। किसी के प्रेम को जबरन प्राप्त करने का प्रयास करना न केवल गलत है, बल्कि यह महिला की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। आज मेरी जान गए, कल आपकी भी जा सकती है। दोस्तों, असल जिंदगी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को